हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे इकोनॉमिक्स को समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स क्या है इसको यहां पर हम समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस प्रकार बायोलॉजी में दो ही चीजें पढ़ी जाती हैं, जैसे पहली चीज है सजीव और दूसरी चीज है निर्जीव। पूरा बायोलॉजी हमारा सजीव और निर्जीव पर ही घूमता है। ठीक उसी प्रकार जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें भी केवल दो ही चीजें घूमती हैं, एक है आपका गुड्स और एक है आपका सर्विस। यही दोनों चीजों पर हमारा पूरा इकोनॉमिक्स चलता है, गुड्स और सर्विसेज पर। गुड्स होता है सामान जो आपको दिखाई पड़ता है, जैसे मेरे हाथ में ये वॉच है, ये एक घड़ी आपको दिखती है यानी ये गुड्स है। जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये एक सामान है, गुड्स है जो आपको दिखता है। तो जितना भी आपके इर्द गिर्द है ये सब आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये गुड्स है। इसके अलावा जो मैं आपको दे रहा हूं, जैसे समझा रहा हूं, ये क्या है? सर्विस है। टीचिंग सर्विस, डॉक्टर सर्विस, तो डॉक्टर भी आपको सर्विस देता है, टीचिंग भी एक सर्विस है। बैंकों में आप जाते हैं तो बैंक वाले भी आपको सर्विस देते हैं। तो ये सारी चीजें इंटेंजिबल होती हैं। तो हमारी इकोनॉमिक्स में दो ही चीजें चलती हैं, एक है गुड्स और एक है सर्विस। इन दोनों चीजों को मिलाकर के पूरा इकोनॉमिक्स बन जाता है। और इसी पर आप भारत में देखते हैं कि भारत में एक टैक्स चलता है जीएसटी, इसी पर है पूरा इकोनॉमिक्स कवर है इसमें, यानी गुड्स और सर्विसेज टैक्स। आप जानते हैं कि भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 जुलाई में शुरू किया गया। ठीक है, हालांकि जीएसटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको इकोनॉमिक्स समझाना। तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा समझते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जाने कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, यानी किसी भी देश में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा अध्ययन हम किस में करते हैं? इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो बात आपको पहले ये समझ में आई कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस that studies the consumption, production, extension and distribution of goods and services। गुड्स और सर्विसेज का एक्सटेंशन हो, प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसी सब का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, उत्पादन, विस्तार और वितरण का अध्ययन किया जाता है। बात आपको समझ में आ गई है कि इकोनॉमिक्स क्या है? बात आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अब आगे समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की डिमांड्स जो होती हैं, आवश्यकताएं जो हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं, इनको पूरा नहीं किया जा सकता, इतनी ज्यादा हैं। हमारे पास आवश्यकताएं तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन उतने नहीं हैं। इसी थ्योरी को कहते हैं अभाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। तो यहां पर है ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू फुलफिल देम आर लिमिटेड, which is called the principle of scarcity। आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी क्या है? अभाव का सिद्धांत है। इंसान की आवश्यकताएं, डिमांड्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। बात समझ पा रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं। इससे ये कोई जरूरी पॉइंट नहीं है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज इच्छा और जरूरतों को पूरा करें, दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करने के तरीके के बारे में कैसे निर्णय लेते हैं, हम ये इकोनॉमिक्स में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब इसमें जरूरी बात यह है कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई और इसके फादर कौन माने जाते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले इसके बारे में जो बताते हैं वो है मिस्टर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इसकी शुरुआत की अपनी किताब के माध्यम से, और इन्होंने बताया किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, उसकी इनकम, पर्सनल यूनिट, सिंगल यूनिट पर्सनल इनकम के बारे में इन्होंने बताया। किसी इंडिविजुअल को इन्होंने फोकस किया और उसके बारे में बताया कि किस तरह से इंसान की जरूरतें होती हैं, किस तरह से वह प्रोडक्शन करता है, एक्सचेंज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसीलिए शुरुआत इन्होंने की है, तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ये हैं
इन्हें हम फादर ऑफ क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। आगे समझते हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गणना उसके सोने और चांदी से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसके लोगों की वास्तविक आय से करनी चाहिए। अरे किसी देश के पास में अगर मान लीजिए अनलिमिटेड सोना है, लेकिन क्या वो व्यक्तियों के पास है? हमें व्यक्तियों की रियल इनकम देखनी चाहिए। तो ये इनका एक स्टेटमेंट है। आप याद रखिएगा, इन्होंने जो बात की है वो केवल एक सिंगल यूनिट की बात की है, सिंगल यूनिट की बात की है। ठीक है, शुरुआत इनके द्वारा की गई है, इसीलिए इनको फादर माना जाता है। बट इसमें जरूरी चीज क्या है, एग्जाम में एडम स्मिथ से क्या क्या आता है? तो देखिए, एग्जाम में इनकी कुछ किताबें पूछी जाती हैं, इनका बर्थ पूछा जाता है। बर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो इनका बर्थ जान लेते हैं। इनका बर्थ 1723 में स्कॉटलैंड में हुआ। इसके अलावा इनकी कुछ मुख्य किताबें हैं, जैसे द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 में यह किताब लिखी गई। एग्जाम में भर भर के ये किताबें पूछी जाती हैं। आप याद रखिएगा, आज के इस टॉपिक पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी किताबें आपको बताई जाएंगी जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, अभी हाल ही में RO का एग्जाम हुआ है, उसमें भी एडम स्मिथ की कुछ किताबें पूछी गई हैं। जैसे उस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। ये किताब इतनी ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम में पूछी जाती है, और इकोनॉमिक्स की इतनी जरूरी किताब इसको मानते हैं कि यह मानी जाती है कि पूंजीवादी अर्थशास्त्र की गीता है ये। अब आपके लिए एक नया शब्द आया है, पूंजीवादी अर्थशास्त्र। और पूंजीवादी अर्थशास्त्र क्या है, तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसी में अर्थशास्त्र हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पूंजीवादी का मतलब होता है कि जब हम ये देखते हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस या ज्यादातर यूनिट्स पर प्राइवेट लोगों का अधिकार होता है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसा अर्थशास्त्र क्या बन जाता है, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आगे इसके बाद जॉन मेनार्ड कीन्स। दरअसल पहले व्यक्ति आपको याद रखने हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जन्म लिया, उन्हें माना जाता है। इसके बाद जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया कि देखिए भाई साहब, एक किसी सिंगल यूनिट से काम नहीं चलेगा, हमें पूरे देश की इनकम देखनी चाहिए, पूरे नेशनल इनकम देखनी चाहिए, सिंगल यूनिट से काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को फिर से थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया है, ज्यादा बताया है। इसीलिए जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि भाई जॉन मेनार्ड कीन का जन्म कहां हुआ, तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में एक किताब लिखी गई है। आपको पता होना चाहिए कि 1929 में पूरे विश्व में एक महामंदी आई। उसी महामंदी के बाद इन्होंने कहा था, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, कि भाई देश की अर्थव्यवस्था में देश की सरकार का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद इन्होंने ये किताब लिखी। ये किताब बड़ी जरूरी है, आप याद रखिएगा। 1936 में ये किताब लिखी जाती है और अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, अभी हाल ही में RO का एक एग्जाम हुआ था, जो कि री एग्जाम भी होने वाला है, उसमें एडम स्मिथ की किताब पूछी गई थी, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट किताब इनकी एक और है, हाउ टू पे फॉर दी वॉर। आप जानते हैं पहला विश्व युद्ध 1914 में चालू हुआ, 18 तक चला, ये पहला विश्व युद्ध है। उसके बाद दूसरा 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चला। 45 में यह विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एक बॉम्ब गिराया, जिस बॉम्ब का नाम आप सब जानते होंगे, लिटिल बॉय। इसके बाद उन्होंने 9 अगस्त 1945 पर जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और बॉम्ब गिराया, जिसका नाम रखा गया फैटमैन, आप सब जानते होंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही इन्होंने ये किताब लिखी है। इन्होंने लिखा हाउ टू पे फॉर द वॉर। ओके, किताब आपको याद रहनी चाहिए। अब इसीलिए चूंकि इन्होंने बात की है एक लार्ज यूनिट के बारे में, जबकि एडम स्मिथ बात करते थे सिंगल यूनिट के बारे में, यानी पर्सनल, एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ये पूरे देश के बारे में बात करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स के फादर तो वही रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स का विभाजन हो जाएगा और इकोनॉमिक्स, यहां पर दो इकोनॉमिक्स बन जाएंगी। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा बन जाता है यहां पर एक और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को यदि डिटेल में समझें तो इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, इसका रीजन अभी समझते हैं। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बात की है इसमें केवल पर्सनल इनकम की बात की है, इंडिविजुअल इनकम की बात की है। इसके अलावा इसमें सिंगल यूनिट की बात की गई है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पॉइंट इतना जरूरी है कि आपको ध्यान देना होगा, इसी से कनेक्शन क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है, और इस डिमांड एंड सप्लाई से ही बनता है प्राइस थ्योरी। तो इसका एक और नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम याद रखेंगे प्राइस थ्योरी। तो प्राइस थ्योरी इसे क्यों कहते हैं, तो एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। आप चलिए ये मानिए कि किसी मंडी में प्याज आप लेने जाते हैं, ठीक है। अगर प्याज लेने जाते हैं आपके जैसे और 200-500 लोग और ज्यादा लोग, तो बताइए डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो सप्लाई उतनी ही है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसका रेट बढ़ेगा। यानी कभी भी डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम रहे तो रेट जो है हमेशा बढ़ता है, और अगर प्राइस कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, फिर भी सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई से ही कनेक्शन है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसीलिए रेट बढ़ता है या घटता है, डिमांड कम रेट कम, डिमांड ज्यादा रेट ज्यादा। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या कहा कि इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। पूछेगा आपसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है फिर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं आपके एडम स्मिथ, क्योंकि इन्होंने जो बताया वो सिंगल यूनिट के बारे में बताया। अभी और भी एग्जांपल्स लेंगे, आपको समझा देंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। आगे समझते हैं दूसरा, जैसा कि हमने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो यानी बड़ा, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज यूनिट की बात करते हैं। इसे दूसरे नाम से और जाना जाता है इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसमें हम लार्ज यूनिट की बात करते हैं, इसमें हम नेशनल इनकम पूरे देश की बात करते हैं, जबकि वहां पर किसी इंडिविजुअल पर्सनल इनकम की बात कर रहे थे। इसमें हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। क्या एक व्यक्ति के लिए बनती है, नहीं, पूरे देश के लिए बनती है। तो यहां पर लार्ज यूनिट की बात होती है, ठीक है। इसके फादर माने जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। अगर आपसे सवाल पूछता है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो आपको बताना है एडम स्मिथ। आपसे पूछेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो भी आपको क्या बताना है, एडम स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तब आपको बताना है जॉन मेनार्ड कीन्स। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमें जो बात करनी है वो लार्ज यूनिट पर बात करनी है, नेशनल इनकम पर बात करनी है। तो पॉइंट किसका हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहां पर एक पंखा लगा हुआ है और यह पंखा फिलिप्स कंपनी का है। तो अगर हम ये कहें कि फिलिप्स कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और प्रोडक्शन अलीगढ़ में कितना है, उत्तर प्रदेश में या अलीगढ़ में कितना है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तब यह पार्ट हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन अगर हम कहें कि इस फिलिप्स कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और प्रोडक्शन पूरे भारत में कितना है, पूरी दुनिया में कितना है, तो ऐसे में हम लार्ज यूनिट की बात कर रहे हैं। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि माइक्रो यूनिट में हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो दो टाइप का और होता है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हमारा जरूरी कौन सा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर एक पॉइंट और है, शायद कभी सवाल पूछ लिया जाए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो ये भी इकोनॉमिक्स के दो प्रकार हैं। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप ध्यान देते हैं क्या था, क्या है
और क्या होगा, यानी यहां पर आपको केवल और केवल डेटा मिलता है। क्या था, सामान का नाम पता चला, क्या है, सामान का नाम पता चला, और क्या होगा या कितना होगा, यह सब आपको एक डेटा मिलता है। यानी यहां पर केवल फैक्ट्स आपको पता चलते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहां पर है क्या होना चाहिए, यहां पर अंतर है। अंतर क्या है, यहां आपको फैक्ट्स पता चले, अब यहां पर सोचना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए यह पार्ट हो जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, केवल और केवल आपको क्या मिला, फैक्ट्स मिले। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपने यदि कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया हो तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में अक्सर 70-90% फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछता है, भारत की राजधानी क्या है, फॉर एग्जाम्पल। हालांकि ऐसे इतनी इजी सवाल नहीं आते हैं, बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे भारत की कैपिटल क्या है, तो आपने बता दिया कि भारत की कैपिटल शायद दिल्ली है। ओके, लेकिन यहां पर आपसे पूछेगा कि भारत की कैपिटल को यदि बदल दिया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो इससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा। यही अंतर है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए, अब हमने दो लोगों की बात कर ली है, एक है एडम स्मिथ और दूसरा है हमारा जॉन मेनार्ड कीन्स। इसके बारे में अब हम समझते हैं कि भाई हमें हमारे देश में या पूरे विश्व में पहली बार इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज किसे मिला। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज जो है, सम्मान पुरस्कार जो है, वो नोबेल प्राइज है। सबसे बड़ा है नोबेल प्राइज। एशिया का नोबेल आप जानते हैं रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। उसी प्रकार आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये क्रमानुसार आपको 4 बता दिए हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला और कब मिला, ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपको एक व्यक्ति का नाम और याद रखना है कि आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में पहला पुरस्कार 1969 में, जब हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, उसी समय पर दुनिया में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का कोई ले रहा था। और वो कौन था, रैगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गेन। याद रखेंगे 1969 में ये इन्हें पुरस्कार मिला है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं इन्हें हमने 3 भागों में विभाजित किया है। जो इकोनॉमिस्ट हैं इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब पुराने इकोनॉमिस्ट, और पुराने का नाम आपने पढ़ लिया। पुराने कौन से थे, जिसमें हमने पढ़ा एडम स्मिथ, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो एडम स्मिथ का यह कहना था कि जो राज्य होते हैं, राज्य का मतलब सरकार को, अर्थव्यवस्था में कोई भी दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो यही स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है कि राज्यों को क्या नहीं करना चाहिए, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जब इसमें हस्तक्षेप अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा, प्राइवेट लोग। जहां पर अर्थव्यवस्था में प्राइवेट लोगों का अधिकार या उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो ऐसे में वह अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था बन जाती है, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यहां पर इसके फादर जो माने जाएंगे, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो फादर माने जाएंगे, वो कौन है, एडम स्मिथ। इसके बाद हमने इन्हीं इकोनॉमिस्ट को दूसरे भाग में विभाजित किया। इनको बोल दिया है वही जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम पर किनीशियंस इकोनॉमिस्ट। इसमें जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम आता है, इसके अलावा कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है। तो इसमें हमने क्या कहा कि इन्होंने कहा है कि राज्यों को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में यदि पूंजीवादी कैपिटलिस्ट लोग या निजी व्यक्ति ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो इकोनॉमी कैसी बन जाती है, कैपिटलिस्ट। लेकिन यहां पर अगर सरकार हस्तक्षेप ज्यादा करती है तो वहीं की अर्थव्यवस्था कैसी बन जाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ऐसे में राज्यों को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना चाहिए, यह स्टेटमेंट दिया है किनीशियंस इकोनॉमिस्ट ने। तो आपसे पूछेगा कि
समाजवादी अर्थव्यवस्था का फादर किसे कहा जाता है? तो ऐसे में आप क्लिक करेंगे किसको? जॉन मेनार्ड कीन्स को। लेकिन जैसा कि हमने बताया, एक और नाम कार्ल मार्क्स। तो नए जो हैं, इसमें नया जो इन्होंने हस्तक्षेप करने की बात कही है उसमें कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है कि मॉडर्न समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स टिक कर देंगे। और केवल अगर कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर आप जॉन मेनार्ड कीन्स को कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको देख लेना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। लेकिन बाद में जब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, जैसे आज के जमाने के हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमें क्या करना है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सरकार यह थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देगी, मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी, थोड़ा हस्तक्षेप करेगी, थोड़ा नहीं करेगी। तो मतलब यहां पर निजी व्यक्ति भी काम करेंगे और यहां पर सरकार भी मिलकर के काम करेगी। तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है, जैसे कि हमारा भारत है, जहां पर आप जानते हैं कि यहां पर अगर आप हॉस्पिटल्स देखते हैं तो हॉस्पिटल्स को सरकार भी चलाती है, वहीं उसी शहर में हॉस्पिटल आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रही है, कोई निजी व्यक्ति चला रहा है। तो इसका मतलब यहां पर अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसी प्रकार अगर आप शिक्षा को लेकर के स्कूल देख लीजिए, सरकारी स्कूल भी हैं और आपके प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो नए जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि राज्य को अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए यहां पर थोड़ा सा अनाउंस कर दें कि भाई अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो उसमें आप इसको शेयर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप इंस्टाग्राम पर @ लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, @ लगा करके आपको ऐसे ही सर्च कर लेना है और ऐसे ही फेसबुक पर सर्च कर लेना है। तो यूट्यूब के अलावा आप हमसे इस पर भी जुड़ सकते हैं। अब हम यहां पर कुछ स्टेटमेंट और देख लेते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ का स्टेटमेंट क्या है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहां पर स्लाइड में आपको दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मार्शल का एक स्टेटमेंट है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। और आप वैसे भी समाजवाद का मतलब जानते होंगे, समाजवाद का मतलब ही होता है समाज के लिए करने वाला, समाजकारी, हितकारी। सरकार हमारी समाजवादी है फिलहाल। इसके अलावा आपको रॉबिन्स का एक स्टेटमेंट याद रखना है, अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी, इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। चलिए इसके बाद और कुछ बातें, अब हमने यहां पर कुछ बेसिक बातें तो समझ ली हैं। अब बहुत सारी बातें, जैसे किताबें, कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं। आप चाहें तो आरओ का एग्जाम देख सकते हैं, इसके अलावा बैंकिंग का एग्जाम देख सकते हैं, एसएससी का एग्जाम देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें पूछी गई हैं और सारी किताबें हमने यहां पर कवर की हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट किताबों में जैसा कि हमने बताया, एडम स्मिथ की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, इसको याद रखिएगा, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ये हमारी किताब जो लिखी गई है वो 1759 में लिखी गई है। इसके अलावा इनकी दूसरी किताब और याद रखिएगा एडम स्मिथ की, जो कि अभी बताई, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे हमने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गीता या पूंजीवादी अर्थशास्त्र की गीता, द वेल्थ ऑफ नेशंस। याद रखिएगा, इसका टाइम भी पूछता है, 1776 में इनके द्वारा लिखी गई है। सबसे फेवरेट किताब एग्जामिनर की यही है। आगे कार्ल मार्क्स की एक किताब दास कैपिटल 1869 में। देखिए हमने सारी किताबें बड़े क्रम से लगाई हैं, पहले कौन सी लिखी गई उसके बाद कौन सी, तो क्रमानुसार है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दास कैपिटल 1869 में लिखी गई, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। ये देखिए ये किताब है, हमने ओरिजिनल इसका पेज लिया हुआ है, यही आपकी किताब है, ठीक है। हमने इनको इसलिए लिया है चित्र के माध्यम से, जिससे आपके दिमाग में ये सेट हो जाए और एग्जाम में आपको याद आ जाए, ठीक है। हम अपनी तरफ से देखिए आपके लिए स्लाइड्स बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, और पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा हमें
आपका जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब या फिर शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। दास कैपिटल के बाद एक और किताब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये मार्शल की किताब है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 में ये किताब लिखी गई है, तो इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भी याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट किताब देख लेते हैं, ये है लियोनल रॉबिन्स की किताब है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। याद रखेंगे 1932 में ये किताब लिखी गई है, जिस समय पर विश्व में मंदी चल रही थी, उसके बाद ही इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, इसके बाद जॉन मेनार्ड कीन्स की किताब, जैसा कि अभी हमने बताया जी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, 1936 में इन्होंने ये किताब लिखी है। किताब आप देख सकते हैं, यही इनकी किताब थी। इसके अलावा एक और किताब इनकी है, हाउ टू पे फॉर वॉर, 1940 में ये किताब लिखी इन्होंने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तीसरी किताब देखेंगे, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, 1947 में, जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय पर इनकी ये किताब लिखी रही थी। ये किताब कौन सी है? ये किताब है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, 1947 में ये किताब लिखी गई है पॉल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट किताब जॉन गैलब्रथ की किताब है, दी एफ्लुएंट सोसाइटी, 1958 में ये किताब लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब ये नहीं है, आप इसका चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है, बट एग्जाम में पूछ लेता है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और 1-1 नंबर की बड़ी वैल्यू है एग्जाम्स में। जो लोग 1 नंबर से या आधे नंबर से रह जाते हैं उनसे पूछिएगा कितनी वैल्यू है, तो 1-1 नंबर करके ही तो आपको अब बटोरना है, तो उसके लिए मेहनत करिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, तो कितनी किताब जो है, जितनी हम आपको बता रहे हैं, एटलीस्ट इतनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, दी एफ्लुएंट सोसाइटी, 1958 में ये किताब लिखी गई है, किताब भी आप देख सकते हैं। इसके बाद रॉबर्ट मुंडेल की एक किताब है, मैन एंड इकोनॉमिक्स, 1968, नई किताब है, बहुत पुरानी किताब ये नहीं है, 1968 में ये किताब लिखी गई है, आप देख सकते हैं, ये है किताब मैन एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट किताब एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा अभी RO में पूछी गई है, ये किताब काफी पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, तो हम आपको बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट किताब है, आप याद रखिएगा, गुन्नार मिर्डल की ये किताब है, एशियन ड्रामा, कब लिखी गई? 1968 में, आप देख सकते हैं। आगे पुअर इकोनॉमिक्स, बहुत जरूरी किताब नहीं है, बस वही है कि 1 नंबर अगर आ गया इससे भी तो आपका कल्याण हो सकता है, तो इसीलिए जरूरी समझिए, बहुत जरूरी। हम इसलिए कभी कभी बताते हैं कि जो किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां स्टार लगा रहे हैं, बाकी इसको भी याद रखिएगा। पुअर इकोनॉमिक्स 2011 में यह किताब लिखी गई है, किसके द्वारा? अभिजीत बनर्जी और डफलो के द्वारा, ये 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है। ओके ओके, चलिए, अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, जैसे कि हमने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, ये सब चीजें हमने आपको बताई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, तो आप हमसे इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपका वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।